तो हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम लोग जो है पढ़ रहे थे जो दूसरा अध्याय है केमिस्ट्री क्लास 10th का अम्ल, भस्म और लवण, जिसे कि इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट बोलते हैं। उसका फर्स्ट लेक्चर हमने आपको डिलीवर कर दिया है। ये उसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अम्ल कैसे किसी चीज़ से अभिक्रिया करता है, फिर समझेंगे कि भस्म कैसे किसी चीज़ से अभिक्रिया करता है। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। पिछली कक्षा में हमने बस इतना जाना था। इस अभिक्रिया को ऑल्दो उदासीनीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। तत्व और मूलक के क्या संयोजकता होते हैं, जैसे तत्व को आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब की संयोजकता एक होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, उसके बाद लेड, जिंक, ऑक्सीजन, सल्फर, इसकी संयोजकताएं दो होती हैं। इस सब की दो होती है, इस सब की एक होती है। उसके बाद नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता 3 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उसके बाद हम लोग कुछ मूलक को देखे थे। मूलक में जैसे हमने देखा OH, जिसको कि हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जैसे NO3 इसको नाइट्रेट बोलते हैं, जैसे ClO3 इसको क्लोरेट बोलते हैं, जैसे कि NH4 इसको अमोनियम बोलते हैं। तो इस सब की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अब देखिए, इसमें ये तीनों ऋणात्मक मूलक है और ये धनात्मक मूलक है, तो इसके ऊपर इसकी संयोजकता कितना है? 1। और ये धनात्मक मूलक है तो 1 प्लस, तो +1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस लिख देते हैं। अब ये तीनों ऋणात्मक मूलक होता है, संयोजकता 1 है तो 1 माइनस। उसके बाद कुछ हम लोग देखे थे धनात्मक मूलक, सिर्फ इसी को हम लोग देखे थे, बाकी जितना भी देखे सब ऋणात्मक मूलक है। जैसे सल्फेट, सल्फाइड और कार्बोनेट देखे थे। इसकी संयोजकता तीनों की 2 थी, सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3 और कार्बोनेट CO3। तो इस तीनों की संयोजकता 2 थी। चूँकि ये ऋणात्मक मूलक है तो सबकी संयोजकता 2 है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? 2 माइनस। 2 को माइनस दे दीजिए, या एक ही माइनस देना है तो -2 इस पर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा PO4, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 3, और ये माइनस है मतलब ऋणात्मक मूलक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसको हमने देखा था। अब वहीं पर अगर हाइड्रोजन सल्फेट हो यानी HSO4, हाइड्रोजन सल्फाइड हो HSO3, या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो HCO3, या फिर हाइड्रोजन फॉस्फेट हो, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इस सब के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1 चार्ज हो जाएगा। तो मूलक में आपको ध्यान रखना है कि SO4, SO3, CO3, NO3, ClO3, OH, NH4, HSO4, HSO3, HCO3, ये सब क्या है? मूलक है। सबका नाम भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, क्लोरेट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट या बायसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या बायसल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायकार्बोनेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट या बायफॉस्फेट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अमोनिया NH4, नाइट्रेट NO3, क्लोरेट ClO3 और हाइड्रोक्साइड OH, इस सब की संयोजकता 1 हो जाएगी। उसके बाद सल्फेट, सल्फाइड और कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड और कार्बोनेट, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। उसके बाद फॉस्फेट की संयोजकता 3 हो जाएगी। और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्या? फॉस्फेट, इस सब की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है? अम्ल की अभिक्रिया में सबसे पहला है हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों, धातु के साथ अभिक्रिया में वही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देगा। एक्चुअली जब धातु से अभिक्रिया अम्ल की होती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ये वही धातु देगा जो क्या होगा? हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। इससे पिछली अध्याय में हमने पढ़ा था एक विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया में, उसमें हमने देखा यही वाला सिस्टम था। A और BC क्या बनता था? AC और B को विस्थापित करता था। तो इसमें होता क्या था? A जो होता था वो B से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता था, इसलिए क्या करता था? जब B और C अलग होते हैं तो B को क्या करता था? A हटा देता था, और A क्या करता था? C के साथ रिएक्शन कर लेता था। यानी अगर A B से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है तो कभी भी
जो है ए बी को सी से अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है तो ही क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को अलग कर पाएगा, और हाइड्रोजन को अलग करेगा तो आपको पता है कि H2 गैस बनेगा। और यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है तो ही सल्फेट को क्या करेगा, हाइड्रोजन से अलग कर पाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है, उसमें हाइड्रोजन से जैसे कॉपर, Hg, Ag और Au, ये चारों ऐसे धातु हैं, ये चारों ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं, तो कभी भी ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं, यहाँ पर देखिए जैसे कॉपर है और HCl है, तो अगर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है कॉपर, तो कभी भी कॉपर हाइड्रोजन को उसके विलयन, क्लोराइड विलयन से अलग नहीं कर पाएगा, और जब इसको अलग नहीं करेगा तो कभी भी हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, और अगर हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा तो रिएक्शन में H2 यानी हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, वही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं जो धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील धातु तो आपको ध्यान में रह ही जाएगा, कौन कौन नहीं है उसको हम लोग देख देते हैं। तो जैसे कि कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ये चारों जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो ये कभी भी धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, यानी ये रिएक्शन और ये रिएक्शन नहीं होगा। अब एक बात और ध्यान में रखना है, हम जब आपको नाइट्रिक अम्ल बता रहे थे तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता था HNO3, यानी हाइड्रोजन NO3 क्या है, नाइट्रेट है, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। हमने आपको बताया कि यह एक ऑक्सीकारक होता है, यह क्या होता है, ऑक्सीकारक। पार्ट 1 में हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि HNO3 एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब मैंने बस आपको इतना बताया था कि ऑक्सीकारक अगर कोई अम्ल है तो वो क्या करेगा, ऐसा धातु जो चूँकि हाइड्रोजन से अगर कम क्रियाशील है तो कभी भी वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, होना ये था। लेकिन हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु के साथ भी जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है वो हमारा जो अम्ल है वही ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है तो कॉपर क्या बताया आपको, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्या करता है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्यों, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीकारक है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक ऑक्सीकारक है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। तो अभी इसके बीच अभिक्रिया होगी, तो सबसे पहले यहाँ कॉपर और HNO3 को देखते हैं। तो HNO3 में एक हमारा मूलक है कौन, NO3, तो इसको अलग कर लीजिए, और ये हाइड्रोजन और ये कॉपर। तो कॉपर और नाइट्रेट के बीच जब अभिक्रिया होगी तो कैसा, किस सूत्र का निर्माण होगा, यानी कौन सा पदार्थ बनेगा। तो नाइट्रेट की संयोजकता आप देखिए, नाइट्रेट की संयोजकता कितनी है, 1 है, और कॉपर की संयोजकता 2 होती है। तो जब इससे हम लोग सूत्र बनाएंगे तो Cu1NO3 का होल 2 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, Cu कितना 1, NO3 कितना 2। तो चूँकि NO3 होल 2 है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो उत्पाद हमारा बनेगा वो Cu NO3 का होल 2, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब हम आपको पहले अध्याय में ही बता दिए हैं, जैसे यहाँ पर Cu लिखा हुआ है, Cu2 नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो हमने बस आपको एक छोटा सा चार्ट बताया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, अगर इन पांचों में से कुछ रिएक्शन में आता है तो अगर हाइड्रोजन जैसे आ गया तो इसको H नहीं लिखेंगे, H जहाँ पर लिखना चाहिए वहाँ पर H2 लिखेंगे। इसके अलावा जो भी रहेगा उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ कॉपर है और कॉपर इस पांचों में से नहीं है तो इसको Cu ही लिख दिए। अगर मानकर चलिए यहाँ कल को Cl रहता तो उसको Cl2 की फॉर्म में लिखते, Cl नहीं लिखते। तो यहाँ कॉपर है और यहाँ पर H लिखना था, लेकिन H चूँकि इसमें से है तो उसको H2 लिख दिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, फिर भी क्या करता है, HNO3 से रिएक्शन कर लेता है। क्यों कर लेता है भाई, क्योंकि HNO3 ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर 2-3 अम्ल का नाम दे दे और पूछे कौन सा ऑक्सीकारक है तो आपको हंसते हुए आंसर मारना है क्या, HNO3। HNO3 क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु के साथ भी रिएक्शन करके H2 दे देता है। अब देखिए H2 का पता कैसे चलता है, तो एक्चुअली जैसे हम एक परख नली ले लिए, इसमें पहले से HNO3 ले लिए। अब इसमें जब हम क्या करेंगे,
Cu यानी कॉपर धातु डालेंगे और इसे एक पाइप लेकर मान लीजिए यहाँ साबुन, आप लोग बचपन में क्या किए होंगे, साबुन या सर्फ या वो शैम्पू को क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं और ये गोल वाला निकाल कर उससे गुब्बारा बनाकर उड़ाते हैं। तो वो वाला जो गुब्बारा हमारा होता है उसको हम लोग बबल बोलते हैं, है ना। तो वो जो बबल होता है, तो जैसे साबुन का पानी लेंगे तो उसमें भी बबल बनेगा। तो इसमें से जो भी गैस निकल रहा है, अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा गैस है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, HNO3 में Cu डालते हैं और पाइप के माध्यम से उसको साबुन वाले पानी में देते हैं तो बबल बन जाता है। अब इस बबल के सामने ना यहाँ पर जलती हुई संठी या कुछ भी जलता हुआ पदार्थ ले आते हैं, मान लीजिए माचिस ही जला कर ले आए, तो ये पट 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 करके जलता है, यानी पॉप ध्वनि के साथ जलता है। कौन सा ध्वनि? पॉप ध्वनि के साथ जलता है। और हमको पता है या आपको पता होगा, पॉप ध्वनि के साथ एक ही गैस जलता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो वास्तव में हमको पता कैसे चलता है कि कौन सा गैस बन रहा है, तो पॉप ध्वनि होने की वजह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो आप ये समझ लिए। अच्छा, यहाँ साबुन का पानी क्यों लेते हैं, क्योंकि साबुन के पानी में बुलबुला जो है वो आसानी से बन जाता है, ऑल्दो शैम्पू में भी बन जाता है, तो हम लोग जो होता है साबुन के पानी को लेते हैं। यहाँ कॉपर HCl से भी क्रिया क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, साथ ही HCl कोई ऑक्सीकारक नहीं है, इसीलिए यह भी क्रिया नहीं हुआ। अब Al जो है इससे भी क्रिया करेगा, तो Al क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील सिर्फ कॉपर, Ag, Au, Hg यही है, बाकी सब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील धातु है। अब देखिए, तो यहाँ पर जैसे अभी क्रिया करेगा तो पहले इसके विलयन से यानी हाइड्रोजन के क्लोराइड विलयन से क्लोरीन को अलग कर देगा। तो अब हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं। तो पहला रिएक्शन में क्या करेगा, जिंक जैसे ही आएगा हाइड्रोजन को क्लोरीन से अलग कर देगा। अब हाइड्रोजन अलग होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। H2 इसीलिए लिखे, आपको बताया FONCl या H अगर रहेगा तो उसको H2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ ये जिंक क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, जिंक की संयोजकता 2। इसमें आप देखिए क्लोरीन की संयोजकता 1, जिंक की 2। इसमें 2 हम नहीं दिए हैं, उसको भी आप चाहें तो 8 डाउन कर सकते हैं, कॉपर और लोहा। इसकी संयोजकता 2 होती है अधिकतर केस में, अधिकतर केस में। ज़्यादातर जो केस होता है उसमें कॉपर और लोहा की जो संयोजकता है वो 2 होती है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा। जो फिक्स नहीं रहता उसको हम नहीं लिखते हैं, बाकी हमारे काम में आता है तो ज़्यादा 2 ही आएगा तो उसको हम लोग लिख लिए। तो आप जैसे यहाँ क्लोरीन की संयोजकता 2 हो गई और जिंक की संयोजकता क्लोरीन की 1 हो गई, जिंक की 2। तो इसे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा, Zn1Cl2। Zn1Cl2 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, Zn-Cl2। तो यहाँ पहला उत्पाद हमारा Zn-Cl2 और उसके बाद H अलग हो जाएगा, तो H नहीं लिखेंगे, फोन में से ये देखिए FONCl और H। अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो अभिक्रिया में उसको 2 के रूप में लिखेंगे। इसमें से हाइड्रोजन है तो इसको H2 लिखें। चलिए, तो अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन है Al वाला, Al और H2SO4। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है कौन, एल्युमिनियम। तो हाइड्रोजन को उसके विलयन से अलग कर देगा, यानी हाइड्रोजन को सल्फेट से अलग कर देगा और सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, निकल गई। अब देखिए यहाँ सल्फेट की संयोजकता, इसमें देखिए सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। यहाँ देखिए एल्युमिनियम की 3। तो जब इससे प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, Al2 और SO4 का होल 3। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल 3। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, धातु के साथ कराते हैं, तो ऐसा धातु जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है वो क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस निकलने का प्रमाण क्या है, तो जो गैस हमारा निकलता है उसको हम लोग साबुन के पानी में डालते हैं जिससे बुलबुले बनते हैं, और इस बुलबुले के सामने हम जब कोई जलता हुआ पदार्थ लेकर जाते हैं तो पॉप ध्वनि हमें सुनाई देती है। और पॉप ध्वनि का मतलब है ऐसा पदार्थ जो पॉप ध्वनि के साथ जलता है वो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि जो बनने वाला गैस है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ऐसा पदार्थ, ऐसा धातु जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है वो धातु वो क्या करता है, अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसका एक अपवाद है, अपवाद नहीं एक्चुअली, जब नाइट्रिक अम्ल का केस देखते हैं तो नाइट्रिक अम्ल चूँकि ऑक्सीकारक है,
इसीलिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल की धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बोनेट क्या होता है, यहाँ देखिए CO3। बायकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। इसकी भी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनता है। कैसे बनता है उसको आपको क्या करना है, देखना है। जैसे यहाँ जिंक है और यहाँ क्या है, H2SO4। तो यहाँ जिंक और सल्फेट के बीच रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जिंक और सल्फेट के बीच। और यहाँ पर जो CO3 बचा है और यहाँ H2 जो बचा है, यहाँ पर देखिए CO3 और H2। तो इस सब के रिएक्शन से यहाँ देखिए CO3 और H2। तो CO3 से 2 प्रकार के परमाणु निकलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और H2 से 1 प्रकार के परमाणु निकलते हैं, कौन, हाइड्रोजन। दिख रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं CO2। कैसे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए कितना है भैया, कहाँ है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, कार्बन की संयोजकता देखिए 4 है। कटने वाला रहता तो हम लोग काट लेते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो C1O2, 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, CO2। तो यहाँ पर CO3 और H2 से 3 प्रकार के परमाणु निकले, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके CO2 बना लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की 2। तो इसके बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, H2O1, H2O1। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं तो क्या बन जाता है, H2O। H2O किसका सूत्र होता है, जल का। बच्चे को पता है ना। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ZnCO3। ZnCO3 जो है तो इसमें हमको क्या करना है, CO3 और H2 का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो इससे 3 प्रकार के परमाणु निकलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके CO2 बना लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके H2O। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे CO2 और H2O। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिंक की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सल्फेट से। तो सल्फेट की संयोजकता 2, जिंक की भी 2। तो कटने वाला रहता है तो काट लेते हैं, और जब क्रॉस करेंगे तो Zn1 और SO4 भी 1, Zn भी 1, SO4 भी 1। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ZnSO4। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ZnSO4, CO2 और H2O। अब यहाँ पर CO2 जो बनता है इसका क्या प्रमाण है, जैसे हमने देखा कि जैसे हाइड्रोजन बनता है तो उसका क्या प्रमाण था, तो गैस को हम लोग साबुन के बुलबुले में ले गए और वहाँ कुछ जलती हुई पदार्थ ले गए तो पॉप ध्वनि के साथ वो जलने लगा, जो ये प्रमाणित किया कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अब CO2 जो है इसको हम लोग अगर क्या करेंगे, चूने के पानी में डालेंगे ना, चूना पानी में, चूना पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। तो चूना पानी में जब हम इसको डालते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। चूना पानी कैसा हो जाता है, दूधिया। और चूना पानी का दूधिया होना बताता है कि उसमें कौन सा गैस गया है, CO2। तो जो गैस हमारा बनता है ना, इसको हम लोग चूने पानी में प्रवाहित कर देते हैं और देखते हैं कि वो कैसा हो गया, दूधिया। तो ये बताते हैं कि जो गैस हमारा है वो CO2 है। तो इसका प्रमाण आपने देख लिया। अब ठीक उसी तरह हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। तो यहाँ भी CO3 और H2 से 3 प्रकार के परमाणु और 2 तरह के पदार्थ यहाँ बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर है सोडियम और सल्फेट। तो सोडियम का Na और सल्फेट का SO4। SO4 की संयोजकता 2, सोडियम की 1 होती है। तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Na2 हो जाएगा और SO4 1 को जनरली नहीं लिखते हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, Na2SO4। ओके। अब हम लोग तीसरा रिएक्शन देखते हैं। तीसरा में भी वही है, यहाँ भी देखिए HCO3 और H यहाँ से। तो यहाँ भी 3 तरह के परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी 3 तरह के ही परमाणु हैं। तो 3 तरह के परमाणु हैं तो कार्बन ऑक्सीजन एक बार रिएक्शन करेगा, एक बार कार्बन ऑक्सीजन, एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इस दोनों के रिएक्शन से CO2 बनेगा और इस दोनों से H2O। तो चाहे कार्बोनेट हो या बायकार्बोनेट हो, है ना, धातु के कार्बोनेट हो या धातु के बायकार्बोनेट हो, क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 देते हैं। अच्छा, ये लवण है इतना तो पता है ना आपको। अगर नहीं पता है तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो यौगिक है वो अम्ल है, भस्म है कि लवण है। अब यहाँ देखिए,
जैसे Na है और Cl है, तो अब Na और Cl के बीच रिएक्शन होगा तो Cl की संयोजकता भी 1 और Na की भी 1 होती है, वहाँ आप देख लीजिए। तो क्या करेंगे, क्रॉस जब करेंगे तो Na1 और Cl1, तो 1 को तो हम लोग नहीं ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे CaCO3, तो यहाँ भी CO3 और H मिलकर वो गैस और क्या जल बना देगा, और उसके बाद Ca और किसके बीच, क्लोरीन के बीच होना है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और कैल्शियम की 2 होती है। यहाँ देखिए कैल्शियम की 2 और ऊपर क्लोरीन की 1, तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो Ca1 हो जाता है और Cl2 हो जाता है। 1 को तो हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो क्या होता है CaCl2। ऑल्दो हमने आपको बताया था CaCl2 एक प्रस्वेद लवण है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, थोड़ा वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ओके, तो चलिए अब इस तरह के रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसमें कौन प्रोडक्ट बनेगा, यानी जब अम्ल ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये जो अम्ल है इसकी जब धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या है, हाइड्रोजन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या देगा, H2O। कैसे, देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन की 1, तो जब इसके बीच क्रॉस होता है तो क्या बनेगा, H2O1, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या देगा, H2O। तो इस अभिक्रिया में एक तो उत्पाद हमारा H2O बनेगा। सेकेंड है हमारा सल्फेट, यहाँ है मूलक और यहाँ क्या है, कॉपर धातु, तो कॉपर धातु और सल्फेट मूलक। तो सल्फेट की संयोजकता 2 और कॉपर की भी अधिकांश 2 ही होती है, यहाँ हम लिख दिए हैं, मतलब अधिकतर। तो जब क्रॉस करेंगे, अब कटने वाला रहता है तो हम लोग काट देते हैं, तो 1 हो जाएगा, तो Cu1SO4 तो प्रोडक्ट हमारा CuSO4 हो जाएगा। अब मुझे इतना तो नहीं पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत ही आसान है ये। यहाँ भी फिर वही हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, जल बना देंगे H2O, और उसके बाद Zn और सल्फेट के बीच रिएक्शन करेंगे तो Zn और सल्फेट की 2, Zn की भी संयोजकता 2। बार बार इसको देखिएगा तो इतना तो है ही, बार बार जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे याद हो रहा तो आपको क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी जब क्रॉस होगा तो Zn1SO4 तो ये भी ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। अब है यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H और O दोनों मिलकर H2O बना लेगा। H2O बना लेगा, और यहाँ है Ca और यहाँ क्या है Cl, तो CaCl की संयोजकता 1 और Ca की संयोजकता 2, तो जब क्रॉस करेंगे तो CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 एक प्रस्वेद लवण होता है। CaCl2 यौगिक को अगर आप रख दीजिएगा तो आसपास जो भी जलवाष्प होगा उसको अवशोषित करके ये पसीजने लगता है, इसलिए इसको प्रस्वेद लवण बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि धातु के ऑक्साइड से जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल को पहचानने के लिए हमने आपको 3 चीज़ बताया। पहला कि शुरू में हाइड्रोजन होगा, दूसरा लास्ट में 2 O और 1 H होगा, और तीसरा वो क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड होगा। अगर धातु का ऑक्साइड है तो वो क्षार होता है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो कॉपर क्या है, धातु है, ऑक्सीजन है, यानी धातु का ऑक्साइड, तो ये कैसा है, भस्म है ना, क्षार है ना, ये भी क्षार और ये भी क्षार, तो ये भस्म हो गया, ये अम्ल। तो वास्तव में तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, धातु के ऑक्साइड से भी क्रिया बोले या भस्म से भी क्रिया बोले। अम्ल भस्म से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है, या अम्ल धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, क्षारीय होते हैं। तो अम्ल क्षार से भी क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम सीधे समझते हैं कुछ अलग क्षार के साथ जब अम्ल का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो अम्ल जो है वो भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपको पता है लवण और जल बनाता है, फिर भी देखते हैं। तो जो उदाहरण हमारे बुक में गिवन है उसको ही लेते हैं। बुक में है NaOH, इसकी अभिक्रिया HCl से करवा रहा है। तो ये NaOH क्या है, भस्म है हमारा, और HCl क्या है, अम्ल है। तो NaOH में क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH और NOH है और क्या है, H है,
तो OH और H, तो OH से भी दो तरह के परमाणु निकलेंगे, H और O के, और ये भी क्या है H, यानी दो ही तरह के परमाणु हैं। और ये दो तरह के परमाणु आपस में भी क्रिया करके क्या बनाएंगे आपको पता ही है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस करेंगे H2O1। अब तो बुढ़ा गए हैं करते करते, तो क्या हो जाएगा H2O। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। तो अब क्या है, यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाती है, सोडियम की भी 1, क्रॉस करेंगे Na1Cl1, कुछ होने वाला है नहीं, NaCl। तो हमारा एक लवण बन गया और एक क्या बन गया, जल बन गया। तो आपने देखा किस तरह से अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया करने से जल का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है, यानी भस्म की अभिक्रिया। तो सबसे पहला है हमारा धातु के साथ, धातु के साथ। एक्चुअली सभी धातु के साथ जो होता है भस्म अभिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, सभी धातु के साथ भस्म अभिक्रिया नहीं करता है। दो ही पदार्थ को आपको याद रखना है, जैसे जिंक हो गया आपका और एल्युमिनियम, इसी के साथ सिर्फ NaOH की अभिक्रिया होती है ना, NaOH की जब अभिक्रिया होती है तो H2 गैस बनता है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। अम्ल भस्म, जैसे अम्ल सभी धातु के साथ, जो भी धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है वो भी अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो भी हाइड्रोजन गैस दे देगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक क्या है, ऑक्सीकारक है। इतना हमने जाना। उसके बाद हम इसको अगर देखें भस्म की अभिक्रिया को, तो भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 सभी केस में नहीं देता है, सिर्फ ये दो केस है जिसमें क्या होता है, इस तरह अभिक्रिया होता है और H2 बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है, ये थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखिए, यहाँ पर एक्चुअली ONA जो है ये क्या करता है, एक अलग मूलक की तरह व्यवहार करता है और इसकी संयोजकता 1 हो जाती है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो H2 तो दे दिया, देखिए H से क्या कर दिया, H2 दे दिया, बाकी ONA जो है, ONA अब जिंक से अभिक्रिया करेगा और ONA की संयोजकता 1, इस तरह से ये व्यवहार करेगा। तो जिंक और ONA की संयोजकता 1 और जिंक की संयोजकता आपको पता है ना कितना, 2। नहीं पता है तो इधर से देख लीजिए, पहले हम लिख दिए हैं चीट मारने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Zn1 हो जाएगी, Zn1, और ONA 2 हो जाएगी, ONA2। तो आप Zn1 तो नहीं लिखते हैं, तो Zn ONA2 ऐसे लिखिए, या फिर Na2 ZnO2 ऐसे लिखिए। इसका नाम सोडियम जिंकेट होता है। क्या होता है बउआ, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर जो बनता है हमारा क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, यानी Na2 उसके बाद क्या है, ZnO2, सोडियम जिंकेट ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ओके। उसके बाद दूसरा ये वाला भी रिएक्शन है, तो इसमें भी H2 बाहर आ गया, H2 बाहर, तो ONA किसकी तरह व्यवहार करेगा, पागलों की तरह, मतलब मूलक की तरह। और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, तो इसकी संयोजकता 1 और एल्युमिनियम की संयोजकता देख लीजिए 3। तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Al1 ONA3। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा AlONA3। इसका नाम दिया हुआ है आपके किताब में सोडियम जिंकेट, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बनता है और एक प्रोडक्ट हमारा कौन बनता है, ये बनता है। ये सिर्फ इसी दो धातु के साथ होता है। आप चाहिएगा कि दूसरा कोई धातु ले लें और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा है, इसके साथ रिएक्शन करके बस यही दोनों इस तरह से अभिक्रिया करता है। इसमें VVI जो आपको याद रखना, ONA की संयोजकता 1, बाकी आप रिएक्शन बना लेंगे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कि भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी ही हम पढ़े कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा। तो चाहे आप पानी में चीनी मिलाइए या उतना ही चीनी में ऊपर से पानी मिला दीजिए, एक ही बात है, नहीं तो वही है, अम्ल से अभिक्रिया करके भस्म, लवण और जल बनाएगा। अभी ही देखें। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। बउआ, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल, बता रखे हैं ना। तो अधातु का ऑक्साइड क्या है, अम्ल है। तो अगेन ये वही कान पकड़ रहा है पर उल्टा हाथ करके तब पकड़ रहा है। तो अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है, यानी अधातु के साथ, अधातु के ऑक्साइड के साथ भी अगर अभिक्रिया करेगा कौन, भस्म, तो वही बनाएगा क्या, लवण और जल, क्योंकि भस्म अम्ल से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है।
तो उदाहरण जो दिया है हमारे बुक में वो है CO2। CO2 का किससे करवाया है? CaOH का होल 2। C कार्बन क्या है? अधातु है, और ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्साइड है, तो यानी अधातु का ऑक्साइड है। अब इसके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? आपको पता है, क्या पता है कि लवण और जल बनने वाला है। अब लवण और जल में क्या बनेगा उसको देखिए। आपको ध्यान रखना है CO जो है एक O से, जैसे CO है इसमें एक O मिल जाएगा तो क्या बनेगा? CO3, यानी कार्बोनेट मूलक की तरह ये व्यवहार करेगा। और कार्बोनेट मूलक के साथ अगर हम कैल्शियम की अभिक्रिया कराएं तो कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कैल्शियम की भी संयोजकता 2 होती है। देखिए कार्बोनेट की संयोजकता 2 है और यहाँ देखिए कैल्शियम की भी 2 है। तो कटने वाला रहता तो हम लोग काट देते हैं, और जब अभिक्रिया होगा दोनों के बीच तो क्या बनेगा? Ca1 और CO3 भी 1। तो 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं तो क्या आता है? CaCO3। तो ये हमारा क्या कहलाता है? चूना जल, चूना जल या बुझा हुआ चूना, और ये है हमारा चूना, या इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना या संगमरमर भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको समझ आई होगी। अगर इस रिएक्शन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुआ तो जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए